हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 8 का एक चैप्टर आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। 7 चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए, और इस चैप्टर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान लेखक हैं। निबंध बहुत अच्छे लिखते हैं। निबंध लेखन में सबसे आगे गिने जाते हैं और उनका आज एक निबंध हमारे सामने है। शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। ये निराशा क्या है? ये निराशा है क्या? निराशा होती है जहाँ किसी चीज़ से हमें कोई उम्मीद न हो, कोई आशा न हो, कोई भी आशा न बचे जहाँ से, तब व्यक्ति निराश हो जाता है। मान लीजिए आज के समय में ये बीमारी जो बहुत बढ़ रही है, कोरोना, और हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, अब इसका कोई हल नहीं है, उपाय नहीं है, तो हम निराश हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, और उन समस्याओं का जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? तो व्यक्ति निराश हो जाता है। तो क्या निराश हुआ जाए ऐसी समस्याओं को देख करके? अखबारों में, टीवी पर अनेक प्रकार की न्यूज़ आती है जो नकारात्मक न्यूज़ होती है। कैसी न्यूज़ होती है? नकारात्मक, जिनको देख करके व्यक्ति डरता है, सहमता है और सोचता है कि इन चीज़ों का क्या उपाय होगा। तो व्यक्ति निराश हो जाता है जब उसे ये लगता है कि इसका कोई उपाय नहीं है। तो उसी विषय को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत अच्छे से उठाया है और हमें समझाने का प्रयास किया है कि आशा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति को उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। उम्मीद छोड़ते ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। उम्मीद से ही व्यक्ति सकारात्मक सोचता है और जीवन में आगे बढ़ता है। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं कि क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मन कभी उठता है। मन कभी उठता है क्या? मन उठता है जब हम सकारात्मक सोचते हैं, आनंद में होते हैं, उमंग में होते हैं, तो मन क्या कर जाता है? उठा हुआ रहता है, ये मान कर चुके चलिए। तो लेखक कहता है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठने का कारण है, क्या कारण है? समाचार पत्रों में जब मैं ठगी, यानी किसी को ठग लेना, धोखा देना, डकैती, डाका डाल देना, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। समाचार पत्रों में तो क्या रहते हैं? यही समाचार है। वहाँ ठगी हो गई, डकैती हो गई, चोरी हो गई, भ्रष्टाचार हो गया। ये समाचार जब भरे रहते हैं और हम पढ़ते हैं तो लेखक कहता है कि मेरा मन बैठ जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। टीवी न्यूज़ पर हम देखते हैं, अखबारों में हम देखते हैं, एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगाता रहता है, दूसरा तीसरे पर और आरोप लगाता रहता है। आरोपों का ये जो दौर चलता है, इस आरोपों के ऐसे वातावरण में हमें ऐसा लगता है जैसे ईमानदारी तो बची नहीं, ईमानदार व्यक्ति है ही नहीं, सब बेईमान नजर आते हैं। जब हमें चारों तरफ सब बेईमान नजर आते हैं, अपराध नजर आते हैं, तो व्यक्ति क्या करे? मन तो बैठ ही जाएगा। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, हर व्यक्ति को, कि क्या ये गलत है, ये बुरा है, इसमें क्या कमियां हैं, इसने कोई अपराध किया होगा। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं चारों तरफ, कि इसने ये पद ऐसे हासिल किया है, इस पद का इसने ये ऐसे लाभ उठाया है, इस पद पर रह करके इसने ये गलत कार्य किया है। इस प्रकार के समाचार आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों पर दोष दिखाए जाएंगे, दोष मांडे जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें देख करके मन क्या हो जाता है? निराश हो जाता है और मन बैठ जाता है। क्या मन आपका बैठता है ऐसे स्थिति देख करके? बैठता ही होगा। एक
बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। क्या अच्छी बात कही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि सुख से रहना है तो कुछ मत करो। सुख बराबर कुछ मत करो। क्यों? क्योंकि जब कुछ करोगे ही नहीं तो आपकी गलतियां नहीं निकलेंगी, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। कुछ करोगे तो उसमें खामियां निकलेंगी भाई, करने के बाद तो उसमें गलतियां निकले ही निकलेंगी। लेकिन जब कुछ करोगे ही नहीं तो गलतियां कहाँ से निकालेगा कोई व्यक्ति? इसलिए सुख से रहना है तो कुछ मत करो। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। जो कुछ भी करने लगेगा व्यक्ति कमियां निकालेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। उनके जो गुण हैं, फायदे की चीजें हैं, वो तो लोग भुला देंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। और जो कमियां हैं उनको बढ़ा बढ़ा करके दिखाएंगे, इसने ये गलती कर दी, इसने ये गलती कर दी। जो अच्छाइयां थी वो भुला देंगे लोग। दोष किस में नहीं होते, प्रश्न ये उठता है यहाँ पर। दोष किस में नहीं है? बड़े से बड़े आदमी में दोष है, छोटे से छोटे आदमी में दोष है। कमियां तो सभी में है, 2 मिनट में निकाल सकते हैं। जब कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है और एक गलती कर देता है तो उसका बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ सब गलत, और एक गलती बड़ा चढ़ा कर इसने ये गलती कर दी। जब कोई बहुत महान आदमी अच्छे कार्य करता है अच्छा लगता है। एक गलती का इंतजार करते हैं लोग, जैसे ये गलती करी तो हमें लगता है कि उससे बड़ा गलती करने वाला या दोषी है ही नहीं कोई। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम हर आदमी में दोष देखते हैं तो हमें हर आदमी दोषी ज्यादा दिखाई देता है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है गुणवान। तो स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। जब हम किसी व्यक्ति में दोष ज्यादा देखते हैं और उनके गुणों को और उनके फायदों को भुला देते हैं, याद नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों की स्थिति या ऐसे समाज की स्थिति क्या होती है? चिंता का विषय होती है, बिल्कुल होती है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? ये वही भारत है क्या जिसका सपना देखा था तिलक ने और गांधी जी ने? शायद ये सपना तो तिलक और गांधी जी ने देखा था कि चारों तरफ निराशा फैल जाए, लोग दूसरों में दोष खोजते फिरे। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर, गह्वर होता है गड्ढा, क्या होता है? गड्ढा होता है। गह्वर, गह्वर क्या होता है? गड्ढा। डूब गया। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति से सभ्य भारतवर्ष किस अतीत, अतीत यानी इतिहास के गहरे गड्ढे में डूब गया? प्रश्न ये उठता है। क्या इन महान कवियों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने ऐसा भारतवर्ष देखा और इस तरीके से वो गड्ढे में डूब जाएगा? क्या ये देखा था हमने? आर्य और द्रविड़, ये हमारी पुरानी जातियां हैं भारतवर्ष की। हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, जहां आर्यों के विचार भी हैं, द्रविड़ों के हैं, हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के हैं, यूरोपीय हैं, ऐसे सभी विचारों को मिलाकर के जो भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र, क्या सूख ही गया है? ये भारतवर्ष जो मानवों का महासमुद्र है, जिसमें यूरोपीय विचार मिलेंगे, मुसलमानों के, हिंदुओं के, द्रविड़ों और आर्यों के मिलेंगे, सभी जातियों के महान विचार जब इस देश में मिले थे तो इस देश को महासमुद्र बताया था मानवों का, जिसमें सभी संस्कृति के विचार थे। क्या वह सूख ही गया है? सकारात्मकता बची नहीं है, चारों तरफ निराशा निराशा फैल गई है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता?
कि इतने महान विचारों का ये देश, इतने महान लोगों का ये देश, इतनी महान महान जातियों का ये देश इस प्रकार से गड्ढे में डूब जाएगा, निराशा फैल जाएगी चारों तरफ। मुझे ऐसा लगता नहीं है, मेरा मन नहीं कहता है। हमारे महान मनीषियों, मनीषियों किसे कहते हैं? ऋषियों को। किसे कहते हैं? ऋषियों को कहते हैं। तो हमारे महान ऋषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये जो देश है ये हमारे महान ऋषि मुनियों के सपनों का भारत है। उन्होंने सपनों देख करके इस भारत को बनाया था। ये उनके सपनों को पूरा करने वाला भारत है और रहेगा, आगे भी रहेगा। ये हमें क्या है? उम्मीद है। इस प्रकार से इस भारत को हम नष्ट होते तो नहीं देख सकते। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह, निरीह मतलब जिसमें कोई दोष नहीं हो, बिल्कुल साधारण भोले लोग और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक कहता है कि हालांकि माहौल ऐसा आ गया है, ये सही बात है कि थोड़ा सा माहौल ऐसा बन गया है कि ईमानदारी से जो मेहनत करके जीविका चलाता है, जीविका यानी रोजगार, अपना जीवन चलाता है, वैसे भोले भाले साधारण लोग पिस रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और झूठ का या फरेब का रोजगार करने वाले, फरेब यानी छल या कपट, धोखा, धोखा देकर के जीने वाले या झूठा दिखावा करके जीने वाले, रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। भाई झूठ का व्यापार फैला है, धोखे का व्यापार फैला है और केवल भोले भाले लोग, मेहनती जो लोग हैं वो पिस रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। ऐसा जरूर हो गया, माहौल कुछ ऐसा बन गया है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। हाँ, जो लोग ईमानदार हैं उसे लोग क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। मूर्ख है, पागल है। इतनी ईमानदारी इस जमाने में किस काम की? तो ईमानदारी को लोग क्या करने लग गए हैं? मूर्खता का पर्याय समझने लग गए कि ये तो मूर्खता है ईमानदारी रखना तो इस जमाने में। सच्चाई, सच्चाई को इस प्रकार से लिखा जाता है, सच्चाई, ये देखें, ठीक है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है, ठीक है। सच्चे लोग कौन मिलेंगे आपको? सच्चे लोग केवल भीरू मिलेंगे, डरपोक जो होते हैं, डरे हुए लोग, बेबस, जिनका किसी पर बस नहीं चलता है, लाचार जिसे कहते हैं। लाचार और डरपोक लोग ही क्या लिए घूम रहे हैं? सच्चाई लिए घूम रहे हैं, उनके हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ बेबस भीरू लोग तो ईमानदारी लिए फिर रहे हैं और बाकी लोग बेईमानी से अपना जीवन जी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्या हो गई है? हिलने लगी है। महान मूल्य कौन से हैं? ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्य, धर्म, ये वाली जो स्थिति है, इनमें लोगों की क्या नहीं बची है? आस्था ही नहीं बची है, वो आस्था हिलने लगी है। देखिए आगे क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, कभी भी, कि संग्रह तो करो ही मत, धन धान्य जमीन मकान, ऐसी भौतिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करने का तो कभी महत्व दिया ही नहीं। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और वही परम है। वही चरम यानी शीर्ष है, सबसे बड़ा वही है। परम यानी वही महान है, वही सबसे बड़ा है। क्या? भारतवर्ष के लोगों की दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण होते हैं, ईमानदारी सच्चाई वाले गुण, वही भाव स्थिरता से चरम सीमा में उनके हृदय में बैठे हुए हैं। वो यही मानते हैं कि व्यक्ति को संग्रह नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। लोभ मोह काम क्रोध
आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये क्या है? ये अवगुण है। ये अवगुण है। लोभ, मोह, काम, क्रोध अवगुणों में आते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है, ये गुणों में आते हैं। तो ये जो अवगुण है वो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के विचारों में पहले से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, सबसे ज्यादा ताकतवर उन्हीं को मान लेना, किनको? इन अवगुणों को मान लेना, और अपने मन बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। पूरी बुद्धि, पूरा मन हम इन अवगुणों पर लगा दें, काम, क्रोध, लोभ, लालच के ऊपर लगा दें, तो ये क्या है? ये बुरा आचरण है, ये बुरा व्यवहार है, ये गलत व्यवहार है। हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को इन अवगुणों के आधार पर नहीं छोड़ देना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। भारतवर्ष के लोगों ने, भारतवर्ष का मतलब क्या है? भारतवर्ष के लोगों ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। किनको उचित नहीं माना है? इनको, अवगुणों को, काम, क्रोध, मद, लोभ को, इनको कभी भी उचित नहीं माना है, न कबीर ने न तुलसी ने। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है कि लालच को, मोह को, आकर्षण को, क्रोध को संयम में बांध करके रखो, इनको फैलने न दो, इनको अपनी बुद्धि पर हावी मत होने दो, वरना ये सब कुछ क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती ना। उपेक्षा यानी ध्यान न देना। जब भूख लगती है तो भूख को क्या छोड़ सकते हैं? क्या भूख को भुलाया जा सकता है? नहीं ना, मुश्किल है भूख को भुलाना। तो भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब कोई बीमार हो गया तो उसके लिए दवा तो चाहिए, दवा तो लानी ही पड़ेगी ना, बिल्कुल लानी पड़ेगी। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई गुमराह है, गलत रास्ते पर भटक गया है, गलत रास्ता पकड़ लिया है उसने, तो क्या उसको सही रास्ते पर लाने के लिए कोई उपाय ही नहीं करें? क्या हम उपेक्षा करें? नहीं, उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस प्रकार भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते, भूख को भुलाया नहीं जा सकता, जिस प्रकार रोगी के लिए दवा लानी हो तो लानी ही पड़ेगी, उसको नहीं उपेक्षा की जा सकती, ठीक उसी प्रकार गुमराह व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने के लिए उपाय करना चाहिए। उन उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने चाहिए। क्या करने के लिए? उनको सही रास्ते पर लाने के लिए। तो किस प्रकार से सही रास्ते पर लाया जा सकता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या निराशा में आशा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वो चाहते हैं कि चारों तरफ अगर निराशा फैल गई है तो हमें आशा रखनी चाहिए। अगर आशा का एक भी भाग या बिंदु बचा है तो उसे हमें जीवित रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए, जिससे संसार में इतनी निराशा न फैले। बहुत अच्छा निबंध है, इसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा जरूर पढ़ें और समझने का प्रयास करें। अच्छे प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो वीडियो लंबा न बने और ये निबंध अच्छे से छोटे छोटे भागों में समझ में आ सके, इसके लिए बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इसका अगला भाग लेकर के जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप इस निबंध को पढ़ें, समझने का प्रयास करें और इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए और आकर्षक वीडियो के साथ।